जी जनाब। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आ गया इसका इम्पोर्टेंस ऑफ बब्बन जान। अब हमने पहले क्या देखा था? पहले हमने देखा था स्नेक का एपिसोड और अब हम देखने वाले हैं बब्बन जान का एपिसोड। बब्बन जान इसकी मिस्ट्रेस है, एक वाइफ है। आपने कई फिल्में देखी होंगी रेखा की, तो आप समझ लें बब्बन जान एक रेखा ही है। और बब्बन जान क्या कर रही है जनाब? बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक एक शख्सियत है बड़ी इम्पोर्टेंट मीर निहाल की जिंदगी के अंदर, और ये उसकी हिम्मत की अलामत है। अंडरलाइन करें, आपके सिंबलिज्म भी इसके बीच में आ रही है। उसकी मोहब्बत की अलामत है, उसकी उम्मीद की अलामत है। ये थी जिंदा तो उसकी, या उसकी अपीयरेंस से भी बताएगा, लेकिन ये आपको सिंबलिज्म बता रहा है कि वो बब्बन जान मीर निहाल के लिए ताकत है, कुव्वत है, मोहब्बत है, उम्मीद है। मीर निहाल की जिंदगी बब्बन जान है। बब्बन जान मरती है तो मीर निहाल उस दिन बुढ़ा हो जाता है। उस दिन उसे लगता है कि आज मेरी ताकत कुव्वत सब खत्म हो गया। वो उससे मोहब्बत करता था और अपने दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता था, और उसकी मौत ने तबाह कर दिया उसको, क्योंकि लाइक अहमद अली शोज इन दिस लाइंस। अहमद अली की इन बातों से हमें पता चलता है, ये पैराग्राफ यहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। आपने ये कोट जो है ये याद करनी है, ये आपका होमवर्क है। मीर निहाल जो है उठता है हैवी हर्ट के साथ, भारी दिल के साथ। जब वो उसके जनाजे के पास बैठा होता है ना, तो जनाजे के पास से उठता है और गिविंग द ओल्ड मैन सम मनी, उसकी बुढ़ी माँ को कुछ पैसे देता है कि कफन दफन का कर लो, लेकिन खुद शामिल नहीं होता कि जनाब लोग क्या कहेंगे। एक आखिरी लास्ट लिंगरिंग ग्लांस, आखिरी देर पा नजर होती है जब लोग बड़ी देर तक किसी को देखते रहे। आखिरी नजर उस पे झलक मारता है, किस पे? मुर्दा जिस्म पे, वो बब्बन जान पे ऊपर, और फिर चल पड़ता है। माँ को पैसे देता है, लंबा तखीर देर तक उसे 1 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड देखता है, या 1 मिनट भी देख लेता है, आगे चल पड़ता है। शी वो was बब्बन जान हैड गॉन, ये बब्बन जान थी जो जा चुकी थी। शी who brought him here had walked the way of death। वो जो उसे यहाँ लाई थी, कहाँ लाई थी? यानी अपने कोठे तक ले आई थी, लेकिन अब वो मौत के मुंह में जा चुकी थी। या इमोशनल सीन है, बड़ा प्यारा सीन है। एंड नथिंग कुड ब्रिंग हर बैक टू लाइफ, और कोई भी चीज उसे जिंदगी में वापस नहीं ला सकती है। आप यहाँ तक इतनी कोटेशन भी याद कर लेंगी ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चले जाते हैं तो तकरीबन वो दिमागी तौर पर दीवाना ही हो जाता है, पागल हो जाता है और छोड़ देता है हर चीज को, क्योंकि बब्बन जान के लिए वो किसी लेस की दुकान पे बैठता था, लेसें बेचता था, पैसे लेता था और वो बब्बन जान पे खर्च करता था। वैसे तो बच्चे खर्चा वर्चा बेचते थे और पुरखों की जायदाद भी थी। अब उसने छोड़ दी वो दुकान पे जाना, क्योंकि there was no one who gave him mental and sexual solace। यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं था जो उसे दिमागी और जिस्मानी सुकून मुहैया करता। ठीक है, बड़ी अहम लाइन आ गई। पिजन की डेथ लगा देते हैं। एक तो बब्बन जान वफात पा गई, पिजन की भी होगी जनाब मौत। ये दोनों उसकी कुव्वत थी। डेथ उसकी जो हुई जनाब, वो भी एक बड़ा सिवियर सिवियर ब्लोज, एक धमाका था उसके लिए, मीर निहाल के लिए। और वन वो आता है घर में, अच्छा ये जा रहा होता है ऊपर, सबसे पहले एपिसोड में ये देखता है कि मैं ना दरवाजा खुला छोड़ गया था। ये फटाफट पानी पीने आता है और भाग के ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, देखता है और ऊपर कुछ ना बिल्ली ने मार दिए होते हैं, बिल्ली ने कुछ कबूतर शबूतर इसके, कि नहीं, सांप अंदर जा रहा होता है, सांप ने मारे होते हैं। अब ये जिस वक़्त सांप की इसने कमर तोड़ी है ना, उस वक़्त की बात है। फिर उसके बाद ये जाता है एक दिन बाहर मार्केट में, तो ये इसको ख़्याल आता है, ओह! ये क्या? आज तो मैं दरवाज़ा ही बंद करना भूल गया था। ये दरवाज़ा बंद करने के बहाने कहता है अच्छा घर जाता हूँ। रास्ते में इसे दोस्त मिल जाता है, उससे बातें करने लग जाता है, फिर भूल जाता है। ज़िम्मेदारियों से गाफ़िल हो जाता है ना, जल्दी-जल्दी तू घर जा। घर पहुँचता है तो देखता है जनाब वहाँ ब जो है कबूतरों का दरवाज़ा खुला हुआ है, कुछ कबूतर इधर है, कुछ उधर है, और बिल्ली साहिबा बैठी हुई है, और ऊपर से इसको उसका पैगाम आ जाता है कि जनाब बब्बन जान तुम्हें बुला रही है। बताते नहीं है कि बब्बन जान मर गई है। किसी दोस्त का पैगाम आता है कि बब्बन जान की तबीयत सही नहीं है, आओ जरा चले, तो ये दरवाजा फिर खुला छोड़ देता है। फिर इसके पिजन्स की जहाँ मौत हो जाती है, जो बाकी बचते हैं ना बिल्ली के हाथ, सांप के हाथों बाकी भी मर जाते हैं, बाकियों को बिल्ली खा जाती है। बड़ा धमाका होता है उसके लिए ये भी, क्योंकि जब वो आता है होम और देखता है कि उसके ऊपर बलाई दरवाजा खुला हुआ है, वो बिल्कुल खौफजदा सा हो जाता है। और जब वो देखता है उसके अंदर, तो सारी दुनिया डूब जाती है, उसकी दुनिया गर्क हो जाती है, क्योंकि देयर वाज फ्यू पिजन्स लेफ्ट, वहां पर चंद पिजन्स बाकी रह गए थे, और दूसरों के पर स्कैटर्ड, उसके जो पर थे ना इधर उधर बिखरे पड़े थे, और जिस्म भी इधर उधर बिखरे पड़े थे। और उसने देखा यहाँ और वहां उनके पर बिखरे, क्योंकि फड़फड़ाए है ना, जब बिल्ली ने उन्हें नोचा है तो वो कभी फड़फड़ा के उधर जाते थे, कभी फड़फड़ा के उधर जाते थे। अब परेशान हो गए, सर पकड़ के बैठ गया, ओए होए दरवाजा तो खुला रह गया था, क्योंकि फटाफट भागा था बब्बा जान को देखने के लिए। अब उसने क्या किया, होल जो उसका वर्ड था नाउ रिड्यूस्ड टू डस्ट। अब उसकी सारी दुनिया जो थी ना, वो मट्टी में मिल गई थी, उसके सारे ख्वाब मट्टी में मिल गए थे। रिड्यूस्ड टू डस्ट, ये हमारे इडियम्स यूज हुए हैं।
पिजन्स जो थे वो उसका खजाना थे। नाउ किल्ड बाय द आउटसाइड फोर्स, और आउटसाइड फोर्स कौन थी? हमारी बिल्ली बाहर से आई और उनको मार गई। पहले में तो सांप घुसना चाहता था ना, उनका खून पीना चाहता था, लेकिन इसने सांप को पकड़ के मार दिया। उस वक्त इसमें कुव्वत थी, हिम्मत थी, जज्बा था, ताकत थी, लेकिन जब बब्बन जान की खबर सुनी तो ये कबूतरों का दरवाजा बंद करना भूल गया, उनके लॉफ्टी गेट को। कैट की तरफ आ जाते तो कैट को हमने सिंबोलिज्म में देखा है, एक चोटी, चीजें चुराने वाली, मकार, तबाही फैलाने वाली, इन सब के सिंबोलिज्म में कैट आ रही है हमारे पास। और राइटर ने हमें यही बताया है, अहमद अली हमारे राइटर हैं, और जिन्होंने बताया है कि बिल्ली का इस्तेमाल इन्होंने अपने इस नावल में इसलिए किया था कि ये डोमिनियंस दिखा सके ऑफ द आउटसाइड फोर्स, के गलबा, कितना गलबा है बैरूनी कुफ्तों का। आय हाय, बैरूनी कुफ्ते आजकल चल भी रही है ना। और आल्सो आइडेंटिफाइड कैट्स, वो कैट्स को शिनाख्त हमें करवाता है ब्रिटिशर्स के तौर पर, कि अब ब्रिटिशर्स को उसने सिंबोलाइज किया है कैट के साथ, जो आते हैं और कामयाब हो जाते हैं तब्दील करने में द ओल्ड वेज, वो तरीके जो कि पुराने थे, और इंट्रोड्यूस करवा देते हैं नए नए प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजीज एंड मोर्स। वो आते हैं यहाँ पर आके इनको नए नए तरीके बताते हैं कि जनाब इस तरीके को अपनाएंगे। मोर्स होते हैं रस्म रिवाज, आइडियोलॉजीज होती है नजरियात, प्रोग्रेसिव नजरियात। यानी पहले लोग सर पे दुपट्टा लेते थे, पहले लोग समझते बुर्का पहनते थे, मुंह ढांपते थे, फिर आए जनाब बुर्का जो है पहन लो, मुंह ढांपना छोड़ दो, फिर आया जनाब बुर्का उतारो, चादर लो, फिर आए चादर भी उतारो, दुपट्टे लो। आजकल दुपट्टे भी नहीं लेते। प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी आ गई है ना, जिन्होंने हमें अल्टरेशन दे दी है, और मोर्स नए नए रस्म रिवाज आ जाते हैं। इन मामलों में ब्रिटिशर्स ने आके इनका काफी कल्चर चेंज किया। अब आ जाए हेटर्ड, नफरत अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। कितनी ब्रिटिशर्स के खिलाफ उसे नफरत थी, वो बहुत नफरत करता था ब्रिटिशर्स से, उन्हें फरंगीज कहता था, एक और उर्दू का वर्ड आ गया है, और ये वाइट एबिवियस बिल्कुल वाजिया है थ्रू आउट द नावल। पूरे नावल में हमें पता चल जाता है कि वो कितना नफरत अमेज रवैया रखता था उनके बारे में। और बहुत से वक्त में उसने दिखाया भी है कि उसकी कितनी टेम्पेचुअस रिमार्क्स है, कितने उसके नफरत अंगेज, तौहीन अमेज, कॉन्टेम्पेटुअस, तौहीन अमेज, कॉन्टेम्पेटुअस, तौहीन अमेज रिमार्क्स देता है किनके बारे में? ब्रिटिशर्स के बारे में। और पहले हिस्से में ही नावल के एक और कोटेशन है जो आपने याद करनी है, कोटेशन नंबर 2। यू आर अगेन वेयरिंग दोज डर्टी इंग्लिश बूट्स, तुम दोबारा ये गंदे मंदे इंग्लिश बूट पहन के आगे अपने बेटे को डांट रहा है। आई डोंट लाइक दैम, मुझे ये पसंद नहीं। आई विल हैव नो एपिंग ऑफ फरंगीज इन माय हाउस, एपिंग होते हैं वो बंदर, मैं अपने घर में फरंगियों के बंदरों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। थ्रो देम अवे, निकाल के इन इंग्लिश जूतों को बाहर फेंको। एंड वेयर हैव यू बीन सो लेट, तुम इतने लेट क्यों हो गए इन द नाइट? घर लेट से आई हो, यानी पता लगा कि बच्चा घर टाइम पे नहीं आ रहा। आई हैव टोल्ड यू आई डोंट लाइक योर फ्रेंडशिप विद बंधु, मैं बता चुका हूँ बंधु से मुझे तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं। डू यू हियर, तुमने सुना? आई शुडंट फाइंड यू गोइंग देयर अगेन, मैं दोबारा तुम्हें वहां जाता ना देखो। आज इस कोटेशन को आप इतना भी याद कर लेंगे तो आपकी चलेगी। आगे आ जाए ट्रेडिशनल इंडियन मुस्लिम के तौर पर हम मिस्टर नीरनहाल को देखते हैं। बुनियादी तौर पर जो नावल जो था वो हयाई रवायात के बारे में, रस्मो रिवाज के बारे में, हमें यहाँ से रस्मो रिवाज और रिवायात ही पता चल रही है ना। और पूरे के पूरे नावल में हमें पता चल गया मीर नहाल की जो फैमिली थी वो रहती थी कहाँ? दिल्ली में रहती थी। हु आर स्टंच बिलीवर, और बड़े कट्टर, ये स्टंच होता है कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम थे। ट्रेडिशनल रस्मो रिवाज के बड़े पक्के मानने वाले थे, क्योंकि ईद शबरात मनाते थे, हर चीज वो जो जो उनके मजहब में मौजूद थी वो उसको सेलिब्रेट करते थे। मीर निहाल जो था वो अपनी फैमिली का एक लीडर था, हेड था, और प्रोटेगनिस्ट, प्रोटेगनिस्ट का अंडरलाइन करे, ये भी था हमारे नावल का। और ट्रेडिशनल इंडियन मुस्लिम है जो कि जिंदगी गुजार देता है उसी आइडिया के साथ, और ग्रैंडयोर, उसी अजमत के साथ, एंड द मैग्निफिकेंस, और उसी शान शौकत के साथ विच द मुगल्स हैड इन द पास्ट। अंडरलाइन करें, मुगल्स के स्पेलिंग आपने रखने हैं, ग्रैंडयोर के स्पेलिंग रखने हैं, प्रोटेगनिस्ट के स्पेलिंग रखने हैं, और ये कस्टम और मोर्स, इन छोटे छोटे स्पेलिंग्स को आपने निकालना है। ये आपकी वोकैबुलरी है, इस पूरे नावल के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल होने हैं। जैसा कि मुगल्स का होता था अजमत और शान शौकत, वैसे ही इंडियन मुस्लिम्स की भी थी। अब वो यकीन करता था कास्ट सिस्टम के अंदर, वो कहता था जनाब जात पात का निजाम होता है, और उसकी निगेशन ऑफ असगर्स मैरिज, वो इनकार कर देता है असगर की शादी बिल्किस के साथ, क्योंकि वो प्रूफ कर रहा था, वो साबित बताता है अपने उस यकीन को जो कि उसका शाही खून में यकीन था। वो खून हमारे खानदान से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रॉयल खून नहीं है। ये भी आपको यहाँ पर किसी भी अच्छे
फिल्म के किरदार को उससे ज़हन में रख सकते हैं। अब उसकी जो ज़िंदगी थी वो टिपिकली इंडियन मुस्लिम्स लाइफ की थी, जो कि हमें बताती है इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स। अब इंडियन मुस्लिम्स लाइफ इंडिया में, ये उन्होंने बताया जनाब दिल्ली में, आगरा में, पाकीज़ा फ़िल्म को सोच लें। अब वो बता रहे थे कि प्रोस्टिट्यूट्स की उनकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत थी, तवाइफ़ों की, नॉट देयर वाइफ्स, बीवियों की उतनी अहमियत नहीं थी जितनी प्रोस्टिट्यूट्स की थी, तवाइफ़ों की थी। बीवियों की बात सुने या ना सुने, इनके लिए तोहफ़े, गिफ्ट जाने ही जाने हैं। बिकॉज़ व्हाट ही वांट हिज वाइफ्स कैन नॉट एबल टू गिव हिम। लेकिन उनकी बीवियाँ वो मेकअप भी तो नहीं करती थी जो ये करके रखती थी। वो कपड़े भी तो नहीं पहनती थी जो ये पहन के रखती थी। वो घर आई हैं पसीने से लदी-पती बदबूदार बेगम है और इनके पास भी है ये सजी बनी बैठी हैं, तो फिर उन्हें तो ये पसंद आएँगे ना। मीर निहाल की पैरालाइसिस कंडीशन। मीर निहाल एक जगह आके माज़ूर हो जाता है, यानी हिलने-जुलने के काबिल नहीं रहता है। वो तो उसकी सिंबोलिज़्म बता रहे हैं हमें कि वो हाइली सिंबॉलिक है और हमें बताता है जनाब उसका पैरालाइज़्ड कंडीशन जो है मुस्लिम्स दुनिया की जो है, दुनिया में ब्रिटिश कॉलोनियल जब फोर्स आई थी तो मुसलमानों की कंडीशन जैसे पैरालाइज हो गई थी, ऐसे ही मीर निहाल की कंडीशन हो गई है। थ्रू और द होल नॉवल, पूरे नॉवल के अंदर हम देखते हैं ही शोड ह्यूज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। वो हमेशा ही कहता है ए नहीं करना, ए नहीं करना, ए नहीं करना, मजाक मत। एंड अडॉप्टिंग चेंज, वो कहता है नहीं मैं चेंज नहीं करूंगा, शेरवानी पहनी है तो शेरवानी पहनूंगा, टोपी पहननी है टोपी पहननी है, दाढ़ी रखनी है दाढ़ी रखूंगा, मैं चेंज नहीं होने वाला हूँ। कहीं पटवारी तो नहीं था ये। एंड इन द एंड टाइम, और आखिर के अंदर हैड रिस्ट्रक्टेड हिम, और एंड पे आके जनाब क्या हो गया, रिस्ट्रक्टेड हिम। एंड पे आके पता चल गया कि अब वो महदूद हो गया है, रिस्ट्रक्टेड हो गया है, वो अपने एक हॉल में बंद रह गया है, एक प्लेस के अंदर, और होल सिविलाइजेशन हैड चेंज, सारी की सारी दुनिया बदल गई है। मिस्टर मीर निहाल अपने उसी हॉल के अंदर ही बंद रह गए हैं। कंक्लूजन, आपने अपने क्वेश्चन का हमेशा लिखना है, कंक्लूजन नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन कंसीडर नहीं होगा कंप्लीट। द वर्ड और द अफेयर्स ऑफ द फैमिली, फैमिली के मामलात को देख लेते हैं, उसकी ख्वाहिशात को देख लेते हैं। नो कॉन्सिक्वेंस, कोई उनके अंदर रब्त नहीं था। कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जे जो आपस में एक दूसरे के मामलात होते हैं, नताइज होते हैं, किसी काम के नतीजे में कोई काम के नतीजे में कोई नतीजा निकले तो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और रब्त भी होते हैं। इब्तिदाई तौर पर देखते हैं उसकी क्या ख्वाहिशात थी, क्राई ओवर अप्स एंड डाउन्स, ऊंच नीच के ऊपर, जवाल और रूज के ऊपर पिटना डाल देता था वो, यह नहीं करना, यानी बाबा जी लड़ते थे जिंदगी में। लेकिन बाद में क्या हुआ, एंड पे हम उसे देखते हैं। अच्छा, फॉर्मली और एंडली इसके कैरेक्टर को आपने देखना है। एंड पे क्या किया उसने, डस नॉट इवन हैव द डिजायर टू डू इट। एंड पे आके उसकी ख्वाहिश ही मर जाती है, क्योंकि बब्बन जान मर जाती है ना, कुव्वत खत्म हो जाती है, जो उसकी उम्मीद होती है, होप होती है। असगर आता है विद हिम वेयरिंग इंग्लिश शूज, और कपड़े, ओए होए असगर साहब ने भी इंग्लिश कपड़े पहन लिए। पहले शूज पहने थे तो अब्बा जान ने इतना रखा डाला, अब पैंट शर्ट पहन के आ गया इसके सामने, वो शेरवानी उतार दी। और इवन ऑब्जेक्ट और दूसरी चीजें भी उसने जो है ना, बट नॉट इवन ऑब्जेक्ट, वो इस मामले को नोट ही नहीं करता, देखता ही नहीं है। उसकी बॉडी जो होती है ना ऑलरेडी बिकेम पैरालाइज्ड, वो तो पहले ही मजबूर हो चुका है, हिलने जुलने के काबिल नहीं है। अब उसका जो दिल था ना, एंड द माइंड आर एट्रोफाइड एज वेल। अब उसके दिल ने भी उस बात को मानने से इनकार कर दिया। एट्रोफाइड की तरफ चले जाएंगे तो कहेंगे लागर हो गया, दिल भी कमजोर हो गया है, दिल मर गया, कहते हैं ना मेरा दिल मर गया, अब उसका दिल भी मर गया है। यही नावल का एंड भी है। स्प्रिंग ऑफ द नावल, लाइफ नाउ सीम्ड टू एन एंड, अब बहारें जिंदगी की लगता है खत्म हो चुकी हैं।